हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल डीएसएन के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। यानी कि इसका पहले अध्याय का नाम है, पहले चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसके बेसिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, किसके रूप में, एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंडन जो होगा, जिसे हम गुणनखंडित किए रहेंगे, वो गुणनखंडन जो होगा वह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। तो देखिए, यदि इसे जो है रटना नहीं है, ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आराम से इसे समझ सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जाना है इसमें, और यही होता है अंकगणित की आधार प्रमेय। तो चलिए इसके इसे जो है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या होता है ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 60 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है। 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या मतलब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। 60 को ऐसे, यानी कि इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 2 से लगेंगे। 2 से लगने के लिए आपको बता चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2, भले ये 0, 2, 4, 6, 8 ये सब होंगे, तो क्या होते हैं, 2 से भाग लग जाते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, ये 2 से भाग लगेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से यानी कि 15 हो जाएगा। 3 से लगेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से लगेंगे तो 1। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 60 जो संख्या है, 60 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड जो है 2 से अधिक है, यानी कि एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, और भी संख्याएं हैं। तो देखिए, इसको हम लिख लेंगे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो ये सभी जो है 2, ये 2, फिर ये 3, 5, ये सभी कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। यानी कि 2 गुने, फिर 2 गुने 3 गुने 5। तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फिर क्या, अब इसका अद्वितीय क्रम के बारे में समझ लेते हैं कि अद्वितीय क्रम क्या होता है। जैसे कि लिखे 60 बराबर में 2 गुने, फिर 2 गुने 3 गुने 5। तो ये अद्वितीय क्रम है कैसे, ये जो है यानी कि ये अभाज्य संख्या है। सबसे पहली बात ये याद रखें कि ये अभाज्य संख्या है सभी। अगर हम, हाँ, इसको हम लोग अलग हेर फेर करके लिख सकते हैं, जैसे कि 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, फिर क्या 5 गुने 3 गुने 2 गुने फिर 2, इस तरीके से। लेकिन इसे छोड़ करके कोई और तरीका नहीं अपना सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं होंगे वो। कैसे, देखिए, जैसे कि 60 लिखे और इसको हमने क्या किए, जैसे इसी में से किसी को एक साथ कर लीजिए, 4 गुने 3 गुने 5। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं। सबसे पहली बात ये सोचिए कि अभाज्य संख्या कहते क्या है, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्या जो होते हैं वो उसका जो होते हैं 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, और भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या 4 अभाज्य संख्या है, नहीं। 4 जो है भाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाना है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के, ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, इसलिए ये नहीं चलेगा, इसका ये क्रम नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कोई भी भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो वो एक अद्वितीय क्रम में होगा। क्या होगा, ये अद्वितीय क्रम है। फिर ऐसा क्रम नहीं होता जो इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सके।
तो चलिए इसे आप समझ गए कि अंकगणित के आधारित प्रमेय में करना क्या होता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित किया जाता है, और वो भी गुणनखंडन जो है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब हम इसे आगे समझते हैं एग्जाम्पल ले लेकर के कि किस प्रकार से जो होता है अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा जो है एचसीएफ और एलसीएम बनाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे बनाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, लेकिन हाँ उससे पहले यह समझ लें कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FACTOR फैक्टर, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं मासा। इसका फुल फॉर्म पूरा होता है क्या, महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में कहते हैं लासा। क्या कहते हैं, लासा। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे तो लघुत्तम समापवर्त्य। हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें वर्तक लगा होता है, यानी कि समापवर्तक, इसमें वर्त, इस पे ध्यान दीजिए। तो महत्तम, यानी कि इस मासा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक, और लसा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य। और इसके बारे में अधिक और आगे जानकारी लेते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, वो है जैसे कि 15 और 20, इसका एचसीएफ निकालते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। कैसे इसका बनाए एचसीएफ और एलसीएम, कौन सी विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, आपको लिखना क्या है 15 और फिर 20, और करना क्या है कि 15 का जो है 15 का गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कहा गया तो अभाज्य गुणनखंडित करेंगे इसको। तो ये 3 से लगेंगे तो 3 5 फिर 5 है तो यहाँ पे 1। तो क्या देख रहे हैं कि 15 के बदले में 15 को गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो यानी कि 3 गुने 5। फिर 20 को भी गुणनखंड करेंगे तो 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5, फिर 5 से 1। तो इसमें क्या देखें 2 गुना 5, यानी कि 2 गुने 5। अब इस दोनों में क्या देखने को मिला है, 15 हो गया, ये 20 हो गया। इन दोनों में हमें क्या देखने को मिला है, सबसे पहली बात क्या है, हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। 15 और 20 का एचसीएफ हमें लिखना है, 20 का 15 और 20 का एचसीएफ। 15 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ में क्या देख रहे हैं, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, दोनों में मिलने वाले। अब इसके गुणनखंड में और इसके गुणनखंड में कौन सी ऐसी संख्या है जो मैच कर रहा है, तो वो है 5, है ना। 5 जो है वही मैच कर रहा है, और कोई संख्या मैच कर रहा है नहीं। जो दोनों में मिले, मैच करे, उसी को कहते हैं उस संख्या का एचसीएफ। तो हो जाएगा क्या 5। अच्छा, फिर देखिए इसका एलसीएम, और एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे, एलसीएम के लिखेंगे जो मैच किया उसमें से एक ही। और यहाँ देखिए 3 गुने यहाँ 2 फिर 2 है, तो 2 फिर 2, या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, क्योंकि 2 बार है। और क्या है, ये 5 जो है दोनों में मैच कर रहा है, लेकिन है तो एक ही,
इसलिए 5। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, यानी कि 60। तो इससे आप समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिर और भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, 6 को गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, 20 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जैसे कि 6 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 से यानी कि 3, 3 से हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2 गुने 3। फिर 20 को भी वैसा ही करेंगे। हाँ, थोड़ा देर पहले 20 को किए थे उसी तरीके से कर देंगे। 20 का यहाँ पे हो जाएगा 2 से तो 10, फिर 2 से यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 5 से तो 1, यानी कि 2 गुने 2 गुने 5। हाँ, अब इसमें हमें देखना क्या है कि 6 और 20 का एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ 10। शॉर्टकट में लिखिए कि 6 और 20 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये दोनों इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड में ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में मैच कर रहा है, मिल रहा है। क्या कर रहा है, मिल रहा हो, तो ये 2 और 2 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो मिल रहा है उसमें से एक संख्या लिख लेंगे 2, तो यही है एचसीएफ। जो मैच करेगा मिलेगा वही होगा एचसीएफ। और फिर सुनिए एलसीएम क्या हो जाएगा, किसका एलसीएम, 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो 6 और 20 का एलसीएम होगा जो मिल रहा है उसमें से एक ही संख्या लिखना है, जो नहीं मिल रहा है वो सब लिख लेना है, यानी कि 3 गुने 2 गुने 5। तो अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, यानी कि 6 और 20 का एचसीएफ जो एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। तो इस तरीका से जो है आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को समझ गए। अब जो है आगे एक चीज और नया चीज सीखते हैं क्या, कि कोई दो संख्या होंगी ए और बी, या कोई संख्या हो, ए भी कोई संख्या होगा, पूर्णांक संख्या कहें या कहे तो वास्तविक संख्या है, कोई धनात्मक वास्तविक संख्या हो, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे कि इसमें एक आता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो होता है वो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। इसको इस तरीका से लिख सकते हैं कि अगर कोई दो संख्या है, पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, तो ए और बी को गुना करेंगे और इसी ए बी का एचसीएफ यानी कि एचसीएफ ए और बी का गुना फिर एलसीएम ए और बी का। तो क्या समझे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो होते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम। तो ऐसा भी है कि प्रश्नावली में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे उसको, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 26 और 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ और पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, इन दोनों को गुना करके और इसके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध को देखते हैं कि क्या है। तो देखिए 26 का जो है 26 गुने पहली संख्या लिखते हैं 26 गुने दूसरी संख्या जो होते हैं 91, यहाँ दूसरी संख्या 91 है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। 26 और 91 का एचसीएफ 26 का गुणनखंड कर लेंगे, 91 का भी गुणनखंड कर लेंगे, तो 26 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 26 को इस तरीका से गुणनखंड करें तो 2 से हो जाएगा
13 और 13 से फिर 1 यानी कि 2 गुने 13। 91 के लिए फिर चलते हैं आगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 से लगेगा 13, मतलब 7 से 13 से 91 होता है, इसलिए क्या लिखेंगे 7 गुने 13। अब क्या देख रहे हैं कि इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, यहाँ से एचसीएफ पहले प्राप्त कर लेंगे। एचसीएफ होगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या मिल रहा है 13, तो एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में क्या करना है कि जो मिलेगा उसमें से एक संख्या लिख लेना है 13, और जो नहीं मिल रहा है वो सभी संख्या लिख लेना है 2 गुने यहाँ पे 7। ये 2 नहीं मैच किया, दोनों में 7 नहीं मैच किया, इसलिए सभी संख्याएं लिख लेंगे। अब चलिए इसका गुना कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 26 सते 26 सते क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 और 26 सते तो 6 सते 42, 6 सते 42, 2 सते 14, 14 4 18, 182, 182। तो अब इसको जो है इसके जगह पे रखते हैं, तो क्या हो जाएंगे एचसीएफ कितना है यार 26 और 91 का, देखिए 26 और 91 का एचसीएफ कितना है 13 है, तो लिख लेंगे इसके एचसीएफ की जगह पर 13 गुना एलसीएम, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है 182। अब इस दोनों के बीच क्या संबंध है, दोनों का आंसर का एक ही जैसे आ जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। 26 और 91 में गुना करेंगे, 26 और 91 में क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो 26 26 और 91 में गुना कर लेंगे, तो 6 एकम 6, फिर 2 एकम 2, 6 9 54, फिर 2 9 18, 18 अब 5 18 और 5 हो जाएंगे 23, 6 फिर 2 4 6, फिर 3, फिर यहाँ पे 2, इन दोनों का गुना करने पर कितना आंसर आया 2 3 6 6। चलिए अब इससे गुना करके देखते हैं, 182 में 13 से गुना कर लेते हैं, 182 में 13 से गुना करते हैं, तो 2 तिया 6, 8 तिया 24, 24 का 4, फिर 1 तिया 3, 3 और 3 2 5, फिर 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, तो यहाँ हो जाएगा 6 4 2 6, फिर 5 8 13 के 3, फिर 1, इसमें की जाएगा 2, यहाँ पे क्या मिला इसका आंसर आ जाता है इन दोनों संख्याओं का गुना करने पर 2 3 6 6। इस तरीके से क्या देख रहे हैं हम कि पहली संख्या जो होते हैं, कोई भी संख्या दिए रहने पर दो संख्याओं के लिए पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे और इसी दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुना करेंगे तो दोनों का आंसर जो है बराबर आते हैं। क्या होते हैं, दोनों का आंसर बराबर हो जाते हैं। चलिए तो इसे आप समझ गए। हाँ, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। और इससे संबंधित जो है सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हाँ, जब दो संख्याएं हैं उनमें से पहली संख्या ये है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम जो है एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या नहीं देगा। तो उस सभी वैसे प्रश्नों को हल करने के लिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आप समझ गए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का भी एक फॉर्मूला जान गए, और इस पे आधारित जो है एक प्रश्न को हल करके देख लिए। और भी बाद बाकी प्रश्न जो है और भी इससे संबंधित जो हिसाब है, क्वेश्चन है, इसे प्रश्नावली में सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो चलिए आप इसे समझ गए कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं ये समझ गए। और हाँ, ये भी जान गए इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बारे में। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। अब इसके बाद जो है आप इसे इसके सहारे से जो है प्रश्नावली में और भी प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद।